आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम खास तौर पर कोशिका के बाहरी हिस्सों पर गौर करेंगे, मतलब प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कोशिका अपने आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करती है। हाँ, बिल्कुल। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ये बहुत छोटी संरचनाएं जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों के आने-जाने को कैसे कंट्रोल करती हैं। हम देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली कैसे एक तरह से चतुर गेटकीपर का काम करती है। तो चलिए इसी झिल्ली से शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे प्याज की झिल्ली या गाल की कोशिकाओं की तस्वीरें, वो दिखाते हैं कि कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो ये झिल्ली सबसे बाहर की परत हुई है ना? हाँ, हाँ, जंतु कोशिकाओं में तो ये सबसे बाहरी परत है। लेकिन पौधों में इसके बाहर एक और परत होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं उसे। उस पर भी आएंगे। पर यह प्लाज्मा झिल्ली अपने आप में कमाल की है। बहुत पतली है, लचीली है और सबसे जरूरी बात, ये जीवित है। जीवित? अच्छा। हाँ, ये लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। और आपने कहा लचीली है। इसका लचीलापन भी काम का होगा फिर? हाँ, बहुत। जैसे अमीबा है, वो एक कोशिका वाला जीव है। इसी लचीलेपन की वजह से वो एंडोसाइटोसिस नाम की प्रक्रिया से अपना खाना पकड़ता है। मतलब झिल्ली मुड़कर खाने को घेर लेती है और फिर उसे अंदर खींच लेती है। अरे वाह! मतलब कोशिका शिकार कर रही है एक तरह से। और यही लचीलापन और इसकी बनावट इसे बनाती है वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। हाँ, वही। मतलब ये चुन चुन कर देखती है कि किस चीज को अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। हर कोई नहीं आ जा सकता। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। तो ये चुनना कैसे होता है? मतलब चीजें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? क्या कोई खास तरीका है? हाँ, मुख्य रूप से दो तरीके हैं, विसरण और परासरण। विसरण, डिफ्यूजन। हाँ, डिफ्यूजन ये तो सीधा सा है। कोई भी चीज जैसे गैस या कोई घुला हुआ पदार्थ जहां ज्यादा मात्रा में है, वहां से उस तरफ जाएगी जहां वो कम मात्रा में है, बस। अच्छा, अपने आप? हाँ, इसमें कोशिका को कोई अलग से मेहनत या ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। पैसिव प्रोसेस है ये। जैसे हमारे स्रोत में वो उदाहरण था कोशिकीय श्वसन वाला, कि कोशिका में बनी CO2 ज्यादा है तो वो बाहर चली जाती है। बिल्कुल। और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो अंदर आ जाती है, एकदम सही। कमाल है, बिना किसी मेहनत के जरूरी गैसों का लेन देन। है ना? और दूसरा तरीका है परासरण, यानी ऑस्मोसिस। इसमें झिल्ली का होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहां पानी की सांद्रता ज्यादा हो, मतलब घोल पतला हो, से उस तरफ जहां पानी की सांद्रता कम हो, यानी घोल ज्यादा गाढ़ा हो। तो ये सांद्रता या कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसके बड़े दिलचस्प प्रयोग बताए हैं। जैसे कोशिका को अगर ऐसे घोल में रखें जो अंदर के माहौल से हल्का हो, हाइपोटोनिक, हाँ, हाइपोटोनिक, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। फूल जाएगी। और अगर गाढ़े घोल में रख दे, हाइपरटोनिक, हाँ, तब उल्टा होगा, पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा और वो बेचारी सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी। जैसे किशमिश को अगर गाढ़ी चाशनी में डालें तो वो पिचक जाती है। बिल्कुल वही। और एक होता है आइसोटोनिक विलयन, मतलब घोल की सांद्रता कोशिका के अंदर जैसी ही हो। तब क्या होता है? तब पानी जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर आता है। तो नेट मूवमेंट कुछ नहीं होता और कोशिका का आकार वैसा ही रहता है। ये अंडे और किशमिश वाले प्रयोग तो वाकई से अच्छे से समझाते हैं। सादे पानी में डालो तो फूल जाते हैं, नमक या शक्कर के गाढ़े घोल में सिकुड़ जाते हैं। और ये सिर्फ लैब के प्रयोग नहीं है। पानी में रहने वाले छोटे जीव या पौधों की जड़ें जो मिट्टी से पानी सोखती हैं, वो सब इसी परासलन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो हुई झिल्ली की बात, जो मतलब सभी कोशिकाओं में मिलती है। हाँ, लेकिन कुछ कोशिकाओं में, जैसे पौधों में या फंगस में, बैक्टीरिया में, एक और बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सही कहा। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, पर पौधों, कवक, बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर एक और दीवार होती है। दीवार? मतलब ये मजबूत होती होगी। हाँ, काफी मजबूत और कठोर होती है। पौधों में ये मुख्य रूप से सेलुलोज नाम के पदार्थ से बनी होती है। ये झिल्ली की तरह जीवित या लचीली नहीं है। तो इसका काम क्या है फिर? इसके कई काम हैं। एक तो ये कोशिका को ज्यादा पानी सोखकर फटने से बचाती है, क्योंकि पौधे परासरण से पानी लेते हैं। तो अगर ये दीवार न हो
तो कोशिका पानी से भरकर फट सकती है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी काम हुआ। हाँ। दूसरा, ये पौधे की कोशिका को एक निश्चित आकार और सहारा देती है। तीसरा, ये बाहरी चोटों और इन्फेक्शन से भी बचाती है। मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच भी है और ढांचा भी है। बिल्कुल। और इसी कठोर भित्ति की वजह से पौधे बदलते मौसम, तापमान, पानी की कमी, ज्यादती, इन सबको जंतु कोशिकाओं से बेहतर झेल पाते हैं। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस, ये क्या चीज है? हाँ, प्लाज्मोलिसिस। ये भी परासरण का ही एक असर है, पर पादप कोशिका में दिखता है। कैसे? जब किसी पौधे की कोशिका को बहुत गाढ़े, मतलब हाइपरटोनिक घोल में रखते हैं। तो पानी बाहर निकलेगा। समझ गए, मतलब अंदर का हिस्सा पिचक कर दीवार से अलग हो जाता है। एकदम सही। कोशिका झिल्ली समेत सिकुड़ जाता है और वो बाहरी सख्त कोशिका भित्ति से दूर हट जाता है। इसी सिकुड़ने की प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्लाज्मा झिल्ली एक बहुत ही होशियार दरवाजे की तरह है, जो चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। हाँ, एक रेगुलेटर की तरह। और कोशिका भित्ति कम से कम पौधों में एक मजबूत दीवार है, जो सुरक्षा और सहारा दोनों देती है, और दोनों मिलकर कोशिका को जिंदा रखती हैं और उसे अपने माहौल से जुड़ने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों बाहरी परतें कोशिका के जीवन के लिए, उसके अस्तित्व के लिए निहायत ही जरूरी हैं।